Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition, Dwarka Sector 1, New Delhi. Strength of Material, Mechanics of Solid वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट shear stresses in beam टॉपिक पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ और जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि shear stresses in beam पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो ऑलरेडी पहले मैं बना चुका हूँ जहां पे हमने shear stresses in beam का बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया है। मींस shear स्ट्रेस निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको हमने देखा था और जो अलग अलग सेक्शंस ऑफ बीम है जैसे रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, आई सेक्शन है, टी सेक्शन है और भी बहुत सारे मिसलेनियस सेक्शंस हो सकते हैं। इन सब सेक्शंस में shear स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करना एंड उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करना, ये बेसिकली हमारा टारगेट था जो मैंने आपको बताया था। उसमें हमने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम का shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और shear स्ट्रेस के लिए हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था। अगर आपको याद हो उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो वहां पे हमने एस्टैब्लिश किया था कि अगर रेक्टेंगुलर बीम है तो जो shear स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा उसके न्यूट्रल एक्सिस पे, मींस उसके सेंट्रॉइड से पास करते हुए एक्सिस पे, एंड जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस सेंट्रॉइड पे होगा वो होगा 3/2 into tau average. So 3/2 means 1.5 into tau average. So dear student, अगर मैं एक बार रिमाइंड कराऊं आपको तो रेक्टेंगुलर बीम के लिए ये रेक्टेंगुलर बीम था डियर स्टूडेंट और ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो जो shear स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन था मैंने मैथमेटिकली आपको डिराइव करके बताया था कि ये पैराबोलिक होगा क्योंकि जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा था मैथमेटिकल वो उसमें बेसिकली स्क्वायर था और स्क्वायर की वजह से आपको पता है कि पैराबोलिक इफेक्ट होता है। यहां से किसी भी y डिस्टेंस पे अगर आप shear स्ट्रेस की बात करो तो ये y के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मींस इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा और ऑब्वियसली जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस होगा डियर स्टूडेंट वो होगा इसके न्यूट्रल एक्सिस पे, यहां पे टाउ मैक्स होगा और यही टाउ मैक्स डियर स्टूडेंट हमने देखा था कि ये है 3/2 into टाउ एवरेज, right? So maximum shear stress dear student 3/2 को 1.5. What is tau average? Tau average is the shear force which we can say S by area. Area is what? This is breadth B and this is depth D. So this is S by BD, right? So this you can say as a tau average, or you can say the maximum shear stress is, if I can say, if tau max is equal to 1.5 into tau average, right? So dear student यहाँ पे आप कह सकते हो okay, so dear student अगर हम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम के लिए हमने जो ऑलरेडी वीडियो में देखा था कि मैक्सिमम shear स्ट्रेस होगा 1.5 into tau एवरेज। ये कई बार एग्जाम में आया होगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रेक्टेंगुलर बीम के लिए जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस होगा वो 1.5 टाइम्स होता है एवरेज shear स्ट्रेस का। ये आप अपने माइंड में बिठा लेना और इसी को दूसरे लैंग्वेज में भी पूछ सकता है डियर स्टूडेंट। यहां पे ऐसे भी पूछ सकता है कि इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम द मैक्सिमम shear स्ट्रेस इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन इट्स एवरेज वैल्यू। सो यहां पे अगर आप देखोगे सो मैक्सिमम स्ट्रेस एवरेज से कितना ज्यादा है डियर स्टूडेंट, 0.5 टाइम्स बड़ा है। अगर मैं देखूं तो टाउ मैक्स माइनस टाउ एवरेज, अगर मैं ये निकालूं तो टाउ मैक्स है 1.5 टाउ एवरेज एंड माइनस टाउ एवरेज मींस इट इज 0.5 टाउ एवरेज, राइट? एंड 0.5 टाउ एवरेज को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 50%। So it is 50% of tau average. तो यहां से एस्टैब्लिश हो गया कि in case of rectangular cross section beam, maximum shear stress is 50% greater than its average value. So ये चीज भी कई बार आपके एग्जाम में पूछता है डियर स्टूडेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये हमने ऑलरेडी वीडियो में देखा था shear stress distribution और shear stress, maximum shear stress और average shear stress का रिलेशन
और एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट कई बार ऐसे भी घुमा के पूछता है आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। और इसका हमने मैथमेटिकल रिलेशन भी स्टैब्लिश किया था ये सेम एक्सप्रेशन का। नाउ जैसा कि मैंने उस टाइम भी आपको बताया था उस वीडियो में कि हम यही सेम कैलकुलेशन, यही सेम अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच हम किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड दैट इज कॉल्ड सर्कुलर बीम। यू नो सर्कुलर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए डियर स्टूडेंट सेम हम क्या फाइंड करेंगे, उसके न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे अगर कोई लेयर है, उस लेयर पे मैक्सिमम शियर, उस लेयर पे शियर स्ट्रेस की रैंडम जो वैल्यू होगी, जनरल वैल्यू वो क्या होगी, और क्या वो वैल्यू वाई पे कैसे डिपेंड करता है, और उसी डिपेंडेंसी, मैथमेटिकल डिपेंडेंसी की बेसिस पे हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं पूरे डेप्थ ऑफ बीम, उस बीम के क्रॉस सेक्शन का। सो हम ग्राफ देखेंगे एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस का एक रिलेशन देखेंगे, जो कि रेक्टेंगुलर में तो 3/2 टाउ एवरेज है, देन व्हाट विल बी द सेम रिलेशन फॉर सर्कुलर बीम। ये अगेन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये भी हम देखेंगे। और ऑब्वियसली फिर हम टी सेक्शन बीम, आई सेक्शन बीम और फर्दर जो अलग अलग सेक्शंस हैं इस टाइप के बीम के लिए भी हम सेम स्टडी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई जस्ट इरेज इट। Okay, so dear student, now coming to the point कि जो shear stress बेसिकली कैलकुलेशन है, ये सर्कुलर बीम, सर्कुलर सेक्शन बीम में कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अप्रोच लगभग रेक्टेंगुलर जैसा ही होगा, बट यस आउटकम जो है, वैल्यू, फाइनल वैल्यू ये थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। लेट्स सी कैसे। देखो डियर स्टूडेंट, ये सर्कुलर बीम है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बीम है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ये रेडियस कैपिटल आर है, और इस बीम के लिए बेसिकली अपने को शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। और यहां से इसके न्यूट्रल एक्सिस मींस इसके सीजी से पास करता हुआ जो एक्सिस है, ऑब्वियसली सर्कुलर बीम का जो सीजी होगा वो उसका सेंटर होगा। तो यहां से वाई डिस्टेंस पे डियर स्टूडेंट अगर मैं देखूं, यहां से वाई डिस्टेंस पे ये बेसिकली हमें शियर स्ट्रेस फाइंड करना है, ये टाउ, राइट, ये हमारा टारगेट है, यहां से वाई डिस्टेंस पे टाउ निकालना है। नाउ यू नो कि जो हमारा शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, वो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू SAY बार बाय IB। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पास्ट वीडियो में। शियर स्ट्रेस पे जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, वहां पे किसी भी पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस टाउ होगा वो SAY बार बाय IB। S इज मैक्सिमम शियर फोर्स, A इज द एरिया, बट यहां पे इंपॉर्टेंट है किसका एरिया। सो A इज द एरिया अबव दैट लेयर ऑफ द बीम। मतलब ये जो लेयर है, यहां पे अगर मैं शियर स्ट्रेस निकाल रहा हूं तो इसके ऊपर बीम का कितना एरिया है, वो एरिया है A। और Y बार क्या है, उसी एरिया का, जो एरिया A है उस एरिया के CG का न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। और कंबाइंडली अगर मैं बोलूं तो AY बार इकट्ठे क्या हो जाएगा, सो AY बार को हम बोल सकते हैं एरिया मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन किसका एरिया, जिस लेयर पे आप शियर स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हो उस बीम के उस पॉइंट से ऊपर का पोर्शन का एरिया। तो ये AY बार आ गया एरिया मोमेंट। I क्या है, I है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस डियर स्टूडेंट। व्हाट इज B? So B is again very important, width of the beam at that width of the beam at the section where you want to find the shear stress। मींस अगर मैं यहां पे shear stress फाइंड करना चाहता हूं y डिस्टेंस पे, तो बीम की विड्थ यहां पे क्या है, तो ये b है। अगर आप देखोगे ये b है बीम का विड्थ। सो अगर रेक्टेंगुलर बीम है तो हर जगह विड्थ b होगा, बट अगर आप देखोगे सर्कुलर बीम तो जैसे जैसे y ऊपर जाओगे विड्थ कम होती जाएगी। सो दिस इज द b। तो आपको ये फॉर्मूला पता है डियर स्टूडेंट, और इसी को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि हमारा एरिया ऐसे डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से तो आएगा नहीं, तो इसके एरिया के लिए हमने क्या किया, इस बेसिकली जो हमारा एरिया कंसीडर्ड है, हमें यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालना है, तो हमारा इसके ठीक ऊपर का एरिया जो कि हैच्ड एरिया, ये कंसीडरेबल एरिया, तो इसका एक हमने एक स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप एज्यूम किया डियर स्टूडेंट। एलिमेंटल स्ट्रिप ये है, और इसका जो थिकनेस है वो dy है डियर स्टूडेंट, और विड्थ क्या है डियर स्टूडेंट b।
राइट? सो विड्थ इज b एंड एलिमेंटल थिकनेस इज dy, और पूरे बीम का जो रेडियस y है, और यहां से y डिस्टेंस पे ये एलिमेंटल स्ट्रिप है जो कि इस पूरे a एरिया पोर्शन का एक एलिमेंटल स्ट्रिप है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट इस एलिमेंटल जो स्ट्रिप है इसकी विड्थ फाइंड करते हैं। ये जो b है ये b फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट b बेसिकली क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझो, ये सेंटर है और अगर मैंने इसको यहां से ये ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये r हो जाएगा, तो ये आपका r है। और अगर आप देखो ये आपका डिस्टेंस ये y है, राइट? ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये y है। तो आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और अगर आप देखोगे कि सेंटर से ये डिस्टेंस r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, तो पूरा जो b है ये क्या हो जाएगा, इसका डबल, ये इसका डबल हो जाएगा, मींस 2 into r स्क्वायर माइनस 2 into r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर करो। सो डियर स्टूडेंट b तो ये आ जाएगा ज्योमेट्री से, राइट? सो हमने एलिमेंटल स्ट्रिप की विड्थ फाइंड कर ली। नाउ एलिमेंटल स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो एरिया dA। सो डियर स्टूडेंट चूंकि रेक्टेंगुलर है तो एरिया क्या हो जाएगा, b into dy। नाउ b की वैल्यू हमने पुट कर दी और dy एज इट इज रहने दिया। नाउ ये एरिया आपने ये एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया। नाउ इस एलिमेंटल स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करते हैं। सो मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब है इसका एरिया इनटू न्यूट्रल एक्सिस से इस एरिया के का डिस्टेंस। तो यहां पे मोमेंट ऑफ एलिमेंटल एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, dA into y डियर स्टूडेंट। नाउ dA यू ऑलरेडी हैव 2r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू y है तो y और साथ में ये dy। सो ये हो जाएगा आपका एलिमेंटल स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ एरिया। नाउ इस पूरे शेडेड एरिया का ये जो इसका बेसिकली आपको ay बार निकालना है ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसमें आपको ay बार पुट करना है सो दैट यहां पे आपका शियर स्ट्रेस आए। तो शेडेड एरिया का क्या हो जाएगा, ay बार, जो कि क्या होगा, यही जो एलिमेंटल स्ट्रिप का है इसी में अगर मैं y से r तक इंटीग्रेट कर दूं डियर स्टूडेंट, मींस यहां y और फिर ये r से इंटीग्रेट कर दूं तो हमारे पूरे शेडेड जोन का मोमेंट ऑफ एरिया आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हमने y से r तक इसी एरिया को, एलिमेंटल स्ट्रिप एरिया को इंटीग्रेट कर दिया। अब यहां पे डियर स्टूडेंट इस इंटीग्रेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हमने क्या किया, y से r लोअर लिमिट y मैक्सिमम लिमिट r और 2r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को ऑब्वियसली मैं b लिख सकता हूं, तो by dy है। नाउ इस पूरे इंटीग्रेशन को हम db के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। अभी ये dy के टर्म है, इसको db के टर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऑलरेडी ये b है तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो डियर स्टूडेंट यहां पे हमने किया, हमें पता है कि हमारा b क्या है, ये है, राइट? नाउ इसमें स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। नाउ दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे डियर स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 2b db और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और ये माइनस 4y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4 into माइनस 2y dy, माइनस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट माइनस 2y dy। सो फाइनली यहां से अगर y dy निकाला जाए डियर स्टूडेंट, सो दैट विल बी माइनस 1/4 b db, मींस ये y dy आपने निकाल लिया b db। ऐसा करते हैं इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में, वही किया हमने। अब हमारा जो मोमेंट ऑफ एरिया में y dy है इसकी जगह हम माइनस 1/4 db पुट कर सकते हैं, जो कि डियर स्टूडेंट हमने यहां पे लिखा है दिस पोर्शन। अगर आप देखेंगे यहां पे, राइट, यहां पे डियर स्टूडेंट यहां पे हम लेते हैं कि हम ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसको अब हम फुल्ली dB में कन्वर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक और चीज आपको कन्वर्ट करना होगा, ये लिमिट जो है ना y और r, ये बेसिकली ये y है और ये r है, ये तो y के टर्म में, अगर मैं b के टर्म में बोलूं तो जब ये y है तो हमारा b है, लेकिन ये y जब r हो जाएगा तो b क्या हो जाएगा 0। ये चीज बहुत जरूरी है, वही चीज यहां पे मेंशन किया, जब y टेंड्स टू y है मींस y जब y है तो b क्या है आपका b है, राइट? जब y है तो ये जो विड्थ है ये b ही है, बट ये y जब r हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहां पे पॉइंट बन जाएगा, तो उस केस में b क्या हो जाएगा 0। मतलब जहां पे y है उसको b लिखना है और जहां पे r है उसको 0 लिखना है, मींस ये जो लिमिट होगा ये y की जगह b हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहां पे हमने वही चीज करा है डियर स्टूडेंट, जो मोमेंट ऑफ एरिया हो जाएगा पूरे शेडेड जोन का वो क्या हो जाएगा, तो ये जो आया था ये by dy, इसको हमने b को b रखा
y dy की जगह डियर स्टूडेंट y dy की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1/4 bdv, -1/4 bdv। इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये क्या अंदर चूंकि माइनस है तो माइनस को हटाते हैं तो हमारा जो लिमिट है वो चेंज हो जाता है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गया। तो मैंने माइनस ओमिट किया और लिमिट को इंटरचेंज कर दिया तो 0 नीचे आ गया, b ऊपर चला गया, राइट। सो इट विल बी b² dv, राइट। नाउ आपको पता है कि ये x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 by n+1। सो ये हो जाएगा b² का bq/3 और 4 ऑलरेडी है तो 12 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से b। सो फाइनली अगर हम अपर लिमिट b पुट करेंगे तो ऑब्वियसली bq/12 होगा, लोअर लिमिट -0 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट की कोई वैल्यू बनेगी नहीं क्योंकि 0 बना देगा। सो ay बार फाइनली आ गया bq/12। So now you can find the shear stress at this y distance of layer, which is SAY bar by IB. Dear student, S means shear force, maximum shear force. AY bar अभी आपने निकाल दिया, BQ/12 पुट कर दिया। I what is I? I is the moment of inertia, dear student. Moment of inertia आपको पता है कि क्या होता है π/64 d4 या अगर रेडियस के टर्म में बोलेंगे तो π/4 r4। तो मैंने I की जगह π/4 r4 पुट कर दिया और B की जगह b रखने दिया क्योंकि यहाँ का जो विड्थ है वो b ही है, राइट। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं डियर स्टूडेंट तो ये फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो SBQ/12 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा πr4 इंटू b। b से ये b² कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 12 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट तो ये बनेगा s/3 इंटू b²/πr4। नाउ b की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं डियर स्टूडेंट। सो टाउ इज इक्वल टू s/3 b² अभी आपका ये था तो हमने 4r² - y² पुट कर दिया अपॉन πr4। यहां से थोड़ा सा अगर इसको रीअरेंज कर देंगे तो 4/3 s/πr4 minus r minus y²। So this is what the shear stress at y distance from neutral axis of a circular cross section beam। ये जनरल एक्सप्रेशन आया, यहां से क्लियर है कि जो shear stress है वो y के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। मींस अगेन y के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। मींस जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे क्योंकि -y² है तो shear stress की वैल्यू कम होती जाएगी और डिपेंडेंसी कैसी है, स्क्वायर है इसलिए पैराबोलिक होगा। सो डियर स्टूडेंट अब हमने shear stress का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर दिया, ये पैराबोलिक हो गया और यहां से साफ क्लियर है कि जब y r हो जाएगा मतलब यहां से जब r हो जाएगा यहां पे पहुंचेगा तो ये पूरा shear stress क्या हो जाएगा 0 क्योंकि r² माइनस r² 0। तो यहाँ पे shear stress 0 है, विद सेम लॉजिक यहाँ भी shear stress 0 होगा तो यहाँ और यहाँ पे shear stress 0 है, बट shear stress will be maximum when y² is 0, right? So y² 0 कब होगा, जब y 0 होगा। So y 0 का मतलब है न्यूट्रल एक्सिस, मींस न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम shear stress होगा जो कि यहाँ पे हमने लिखा है टाउ मैक्स। और ये निकलेगा कैसे मैक्सिमम shear stress, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दिया हमने तो टाउ इज इक्वल टू ग्राफ आपका पैराबोलिक होगा 1 और y जब 0 होगा तो y 0 होगा तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 s/πr4 into r²। r² से r4 कैंसिल तो ये हो जाएगा 4/3 s/πr²। एंड नाउ shear force by πr² is cross sectional area. This is what the average shear stress. So it is now proved that maximum shear stress is 4/3 into average shear stress in case of सर्कुलर बीम। और यही चीज यहां पे हमने आपको रेडी रेफरेंस के लिए लिखा है। सो दिस इज व्हाट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकली तभी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जब आपको लगे कि एग्जाम में आ रहा है, बट चूंकि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया, बट यू हैव टू अल्टीमेटली अंडरस्टैंड कि सर्कुलर बीम में भी जो वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस है वो पैराबोलिक होगा और न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी 4/3 into tau average, that can also be written as 1.33 tau average, right? यहाँ पे फिर से उसको अगर हम लास्ट में अभी जो मैंने शुरू में इस वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर हम सर्कुलर सेक्शन के टर्म में बोले तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एवरेज शियर स्ट्रेस से कितना परसेंट ज्यादा होता है, तो 0.33 होगा, मींस 33.33% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टाउ मैक्स इज 33.33% मोर देन टाउ एवरेज। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ये वाला तो अल्टीमेटली है ही है
4/3। सो एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर के लिए डियर स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है जस्ट टू नो कि कैसे मैथमेटिकली हम डिराइव कर सकते हैं। सो आई होप आपने सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ये दो स्टैंडर्ड जो क्रॉस सेक्शन है जो बहुत कॉमन है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए देखोगे तो अब हम एक बीम करते हैं, दैट इज यू कैन से आई सेक्शन बीम डियर स्टूडेंट। अगर हम आई सेक्शन या टी सेक्शन कर लें तो आप आसानी से बेसिकली किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल समझ लोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आई बीम। ओके, सो डियर स्टूडेंट नाउ जो नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम को हम कंसीडर करने जा रहे हैं शियर स्ट्रेस फाइंडिंग के लिए, वो है ट्रायंगुलर सेक्शन बीम डियर स्टूडेंट। ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम है जिसकी बेस विड्थ क्या है, बेस b है और हाइट h है। ऑब्वियसली इसका जो न्यूट्रल एक्सिस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा नीचे से वो h/3 हाइट पे होगा डियर स्टूडेंट। सो इसमें भी हम सेम जो अभी हमने सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बीम के लिए अंडरस्टैंड किया वही लॉजिक लगा के वही एलिमेंटरी स्ट्रिप एज्यूम करके हम यहाँ पे फिर से वही वैल्यू डिराइव कर सकते हैं जो कि रेक्टेंगुलर जैसी ही एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ पे 3/2 मींस 1.5 टाउ एवरेज है, मींस अगेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ट्रायंगुलर के केस में भी एवरेज शियर स्ट्रेस से 50% ज्यादा होगा, राइट। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ पे अकर क्या होगा, h/2 पे नहीं होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस cg पे राइट करता है तो h/3 पे होगा नीचे से, राइट। नीचे से h/3 पे होगा, ऊपर से 2h/3 पे होगा, ये याद रखना। और जो एवरेज शियर स्ट्रेस होगा डियर स्टूडेंट वो शियर फोर्स बाय एरिया, एरिया क्या होगा, हाफ b into h, राइट। तो ये आपको समझना है, ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आपके पास आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। ये किसके लिए है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम के लिए। सो ट्रायंगुलर, सर्कुलर और रेक्टेंगल ये तीन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। और अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट जो आपका बेसिकली स्ट्रक्चरल सेक्शंस है। एक टी सेक्शन का हमने बीम लिया, अगर हम इसके लिए शियर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इस पे आपके एसएससी जेईई में क्वेश्चन भी आया होगा, एसएससी जेईई सब्जेक्टिव में। सो जनरली सब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो आई सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल, सी सेक्शन जिसको बोलते हैं, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है डियर स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ये टी सेक्शन बीम है जिसका फ्लेंज, इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट फ्लेंज, इसको बोलते हैं फ्लेंज। और ये क्या है डियर स्टूडेंट, आपका वेब, ये है वेब। सो फ्लेंज की हमने विड्थ मान ली कैपिटल बी, और जो वेब की थिकनेस है ये क्या है, या यू कैन से वेब की विड्थ क्या है, बी है, जो कि थ्रू आउट बी ही होगी, मतलब फ्लेंज की भी विड्थ क्या, थिकनेस क्या होगी, बी होगी, राइट। ये बी है और यही बी आगे भी मेंटेन्ड है। बट जो वेब की, इसको बोलते हैं वेब, ये जो वर्टिकल है, वेब की जो डेप्थ है डियर स्टूडेंट वो हमने मान लिया डी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा। सो डियर स्टूडेंट एज यूजुअल यहां पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा, और यहां पे भी 0 होगा, मतलब एक्सट्रीम फाइबर में हमेशा शियर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होता है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पे एक्सट्रीम फाइबर यहाँ और यहाँ पे 0 होगा, और इसका जो ये CG है डियर स्टूडेंट, CG से एक न्यूट्रल एक्सिस पास करेगा तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस मैक्स होगा। यहाँ पे ये याद रखना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस पे। नाउ ये डियर स्टूडेंट आपको देखना होगा कि इसका जो फ्लेंज है वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल बीम में, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम में जो वेरिएशन होगा वही यहाँ पे भी होगा। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेक्टेंगुलर बीम में क्या होता है, पैराबोलिक होता है, तो हमने ये पैराबोलिक वेरिएशन दिखाया, और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस होगा टाउ, यही टाउ बेसिकली यहां का हमने दिखा दिया। बट अगर आप देखोगे तो यहां पे तो टाउ है, लेकिन अगर आप जंक्शन यहां पे देखोगे वेब और फ्लेंज के जंक्शन पे, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं जी स्टूडेंट, जंक्शन ऑफ वेब एंड फ्लेंज। यहां पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू सेम है, अगर आप देखोगे न्यूट्रल एक्सिस से ये भी y डिस्टेंस पे, ये भी y डिस्टेंस पे, बट फर्क क्या है, इस पॉइंट पे बीम का विड्थ सिर्फ ये कंसीडर होगा, इस पॉइंट पे बीम का विड्थ ये पूरा कंसीडर होगा। मींस अगर आप देखोगे तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, SA y बार बाय IB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट।
तो यहां से देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, मतलब ये जंक्शन ऑफ ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एंड ऑफ फ्लेंज, ये क्या है एंड ऑफ फ्लेंज, बट ये क्या है जंक्शन ऑफ वेब एंड फ्लेंज। तो यहाँ के एंड ऑफ फ्लेंज पे अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट, तो अगर शियर स्ट्रेस टाउ है तो जंक्शन पे क्या चेंज होगा, एस तो वही रहेगा, एरिया बेसिकली भी सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी अगर देंगे तो इसके ऊपर का पूरा पूरा एरिया होगा, और इस पॉइंट पे भी देंगे तो इसके ऊपर पूरा का एरिया, तो एरिया सेम होगा, y बार भी सेम होगा, यहां से CG का डिस्टेंस भी सेम होगा, I भी सेम होगा, B क्या होता है उस पॉइंट का विड्थ, उस पॉइंट पे बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, बीम का जो पोर्शन है उसका विड्थ है, तो इस पॉइंट पे आएंगे देयर स्टूडेंट तो ये सिर्फ विड्थ होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बट इस पॉइंट पे ये पूरा विड्थ होगा। मींस यहां से क्लियर है कि जो शियर स्ट्रेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है B के, तो यहां पे तो विड्थ कैपिटल B होगा, बट यहां पे क्या है स्मॉल b, तो यहां से आप कह सकते हो कि τ1 by τ2 इज इक्वल टू आई थिंक b2 by b1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट, क्योंकि 1 by b1 by 1 by b2 ऊपर चला जाएगा। तो अगर यहां पे शियर स्ट्रेस मैंने τ1 मान लिया डियर स्टूडेंट, τ1, और ये जंक्शन पे शियर स्ट्रेस को मैं τ2 मान लेता हूं, तो हमें ये पता करना है कि τ1 और τ2 में रिलेशन क्या होगा। b2 का मतलब है यहां के लिए ये स्मॉल b हो जाएगा, और ये b1 मतलब t1 के लिए विड्थ क्या हो जाएगा कैपिटल B। तो यहां से क्लियर है डियर स्टूडेंट कि जो शियर स्ट्रेस है 2 होगा, τ2 ये बेसिकली क्या होगा τ1 इनटू कैपिटल B by B। ये बेसिकली आपको समझना है कि जो एंड ऑफ द फ्लेंज होगा उस पे शियर स्ट्रेस, जो जंक्शन पे जो शियर स्ट्रेस होगा वो एंड ऑफ द फ्लेंज का B by B टाइम्स होगा। ये इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, क्या होगा B by B टाइम्स। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये आपको समझना है। मींस अगर मुझे फ्लेंज का और वेब का विड्थ पता हो, तो अगर मुझे एंड ऑफ द फ्लेंज का शियर स्ट्रेस पता हो, तो मैं उसमें फ्लेंज की विड्थ डिवाइडेड बाय वेब की विड्थ से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा τ2 आ जाएगा। मींस यहां पे देखो, चूंकि यहां पे वैल्यू है τ1, बट यहां पे सडनली B by B, चूंकि B by B is always greater than 1, so therefore τ2 is greater than τ1। मतलब यहां पे जो शियर स्ट्रेस होगा उससे वैल्यू ज्यादा होगी यहां पे, और चूंकि अगर आप देखोगे तो सडनली चूंकि आपका क्या चेंज हो रहा है, विड्थ चेंज हो रहा है, तो इसीलिए जो हमारा वेरिएशन होगा वो अचानक से होगा, जिसको मतलब सडन चेंज। यहां पे τ1 था और B ये क्या हो जाएगा τ1 इनटू B by B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये B by B टाइम्स हो जाएगा यहां का T2, राइट। नाउ फिर से ये नीचे डियर स्टूडेंट ये क्या है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का वेरिएशन क्या होता है पैराबोलिक होता है, ये ऑलरेडी आप देख चुके हो। तो ये पैराबोलिक होगा कीपिंग इन व्यू कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इस पे ये पैराबोला का मैक्स पॉइंट होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट योर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ डियर स्टूडेंट, जो आपको समझना है। इसको अगर हम मैथमेटिकली निकालना चाहें तो मैथमेटिकली भी हम निकाल सकते हैं, इसका भी मैं लॉजिक आपको बता देता हूं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बेसिकली अभी आपने टी सेक्शन में शियर स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं और उसका ग्राफ कैसा होगा ये कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ अगर आपको किसी भी वेब के किसी भी पॉइंट पे शियर स्ट्रेस निकालना हो, हालांकि मैक्सिमम, अगर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना हो उसकी वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, जो कि ऑब्वियसली वेब पोर्शन में लाई कर रहा है। और अगर फ्लैंज की किसी भी लेयर पे आपको शियर स्ट्रेस की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखो, आपको ऐसे अंडरस्टैंड करना है, ये हमारा टी सेक्शन है। ये लॉजिक डियर स्टूडेंट कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, चाहे वो आई सेक्शन हो या फिर टी सेक्शन हो। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा टी सेक्शन है, और इसको हमने विड्थ बोल दिया डियर स्टूडेंट कैपिटल बी, और ये हमारा स्मॉल बी है, राइट, और ये भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा स्मॉल बी, और ये टोटल हमने एज्यूम कर लिया कैपिटल स्मॉल डी। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले अगर आपको कहीं यहां पे बेसिकली शियर स्ट्रेस टाउ निकालना है, तो ऑब्वियसली हमें न्यूट्रल एक्सिस ये मान लिया हमने, ये है बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस, राइट। सो यहां से हमें y डिस्टेंस पे ये लेयर मानना पड़ेगा, राइट, ये y डिस्टेंस पे।
तो सबसे पहले हमारा एरिया ये एज्यूम होगा, राइट, ये एरिया होगा और न्यूट्रल एक्सिस से इसके सीजी का ये जो डिस्टेंस होगा ये वाई बार होगा, जिसको हम इजीली ज्योमेट्रिकली फाइंड कर सकते हैं, राइट। यहां से जितने भी डिस्टेंस पे आपको शियर स्ट्रेस निकालना है वेब पोर्शन फ्लैंज पोर्शन में, तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हो। एरिया क्या होगा अगर मैं बताऊं डियर स्टूडेंट, एरिया हो जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसको अगर मैं यहां से वाई बार बता दूं डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा वाई बार नीचे से सीजी, राइट। तो आप आसानी से अगर मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, हालांकि न्यूमेरिक वैल्यू दी रहेगी तो वो बहुत आसानी से किया जा सकता है, बट यहां पे भी आपको अंडरस्टैंड करना है। एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा डियर स्टूडेंट टोटल बी प्लस डी माइनस वाई बार, राइट। अगर मैं इसको डियर स्टूडेंट इस वाई बार को यहां पे ना लेकर, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये वाई बार ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, तो इट्स बेटर अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं, इससे बढ़िया है कि इसकी वैल्यू ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, राइट। अगर मान लो ये b है 100 और ये हो गया मान लो 20, ये भी हो जाएगा 20 और ये टोटल ये मान लो आपका क्या आ गया 180, राइट। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो एरिया, आप आसानी से निकाल सकते हो, ये वाला एरिया हो जाएगा, एरिया आपका मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा आई आप आसानी से निकाल सकते हो इसके न्यूट्रल एक्सिस से, कन्वेंशनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लॉजिक है उससे आप आई निकाल सकते हो। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं कन्वेंशनली, आई सेक्शन, सी सेक्शन, टी सेक्शन के लिए, ये ऑलरेडी मैं स्पेशल एक वीडियो बना चुका हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं उन स्टूडेंट्स को जो कि यहाँ पे बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जरूर आप थॉरोली देखो, उसमें जो हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, तो जाके आपको यहाँ पे आई निकालना पता चल जाएगा। सो एरिया आप इस कंसीडर्ड एरिया आसानी से निकल आएगा, आई आसानी से निकल आएगा, राइट। विड्थ तो ये हो जाएगा बी, जो ऑलरेडी आपका बी है, तो शियर स्ट्रेस आसानी से निकाल सकते हैं एस ए वाई बार बाय आई बी। सो एस दिया रहेगा शियर फोर्स, एरिया आपका ये कंसीडर्ड एरिया हो जाएगा, वाई बार इस न्यूट्रल एक्सिस से इसके सीजी का डिस्टेंस, ये भी ज्योमेट्रिकली आसानी से हम निकाल सकते हैं। आई आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट से आई निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बी इसका इस पॉइंट का विड्थ हो जाएगा। सो कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हमारा एक आई सेक्शन या टी सेक्शन हो तो उसके फ्लैंज वाले किसी भी पॉइंट पे हम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, बट डियर स्टूडेंट थोड़ा सा और फ्लैंज में यहां तक तो आप आसानी से निकाल सकते हो, यहां का शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो अभी हमने देख लिया था कि ये b बाई बी टाइम्स हो जाता है, राइट, इंक्रीज होगा यहाँ पे b बाई बी टाइम्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसके वेब वाले किसी पोर्शन पे अगर अपने को शियर स्ट्रेस निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर स्टूडेंट। लेट्स से अपने को यहाँ का शियर स्ट्रेस निकालना है, यहाँ का मैं अगर इसको रेड से दिखाना चाहूँ आपको तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मुझे यहाँ का शियर स्ट्रेस निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो इसको मैं इरेज कर देता हूं, जो हमारा कंसीडर्ड एरिया हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो ये हो जाएगा पूरा यहां तक। मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूं डियर स्टूडेंट, ये न्यूट्रल एक्सिस है, मान लो यहां पे हमें शियर स्ट्रेस निकालना है ये वाला, तो न्यूट्रल एक्सिस से ये तो आपका वाई बार हो जाएगा, राइट, नॉट वाई बार, वाई हो जाएगा, राइट। यहां पे अपने को निकालना है, तो पहले कंसीडर्ड एरिया हमारा हो जाएगा ये जो छोटा सा टी सेक्शन है वो ये हो जाएगा, वाई बार क्या हो जाएगा इस न्यूट्रल एक्सिस से जो स्मॉल टी जैसा दिख रहा है उसके सीजी का डिस्टेंस, ये हो जाएगा वाई बार। अब क्वेश्चन उठता है कि एरिया तो हम चलो निकाल सकते हैं, एरिया क्या हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया और साथ में इस रेक्टेंगल का एरिया इनटू वाई बार, वाई बार क्या है तो इस स्मॉल टी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको यहां से निकालना होगा कि कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट, फिर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वीडियो आप देखो, वहां पे हमने टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना बताया हुआ, तो इस स्मॉल टी का आप यहां से सीजी निकालोगे, उसी में अगर वाई ऐड कर दोगे तो यहां से पूरा वाई बार आ जाएगा। तो अब एरिया आ गया
वाई बार भी आ गया। बट डियर स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना होगा, अलग से एक ये जो आपको टी दिख रहा है इस टाइप का, ये इसका बेसिकली आपको एरिया निकालना होगा और इसका यहां से न्यूट्रल एक्सिस से इसके सीजी का ये डिस्टेंस वाई बार निकालना होगा। बट अगर ये अब और आई, तो आई बेसिकली ये तो पूरे आई सेक्शन का ही आई होगा डियर स्टूडेंट, ये पूरे आई सेक्शन का आई हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बी हो जाएगा इस पॉइंट का विड्थ, ये वाला स्मॉल बी हो जाएगा। ये चीज आपको समझना है डियर स्टूडेंट। तो यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना कि ए वाई बार आप थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, बट इसको और जरा इजी करना चाहते हो डियर स्टूडेंट तो ऐसा भी कर सकते हैं। जो हमारा कंसीडर्ड एरिया है डियर स्टूडेंट वो ऐसा आ रहा है, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करके इसको 1 मान लेंगे और इसको 2। तो अब मुझे ए वाई बार निकालना है डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ए वाई बार को हम लिख सकते हैं A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये कैसे है डियर स्टूडेंट, तो देखो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये मान लो न्यूट्रल एक्सिस है, राइट। तो हमने A1 तो आसानी से निकाल सकते हैं, Y1 बार का मतलब है यहां से 1 के सीजी का डिस्टेंस, जो कि ग्राफिकली आसानी से ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं, यहां से 1 के सीजी का डिस्टेंस प्लस A2 आसानी से निकाल सकते हैं। और Y2 बार क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा Y2 बार न्यूट्रल एक्सिस से 2 के सीजी का डिस्टेंस, जो कि ज्योमेट्रिकली आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इकट्ठे आप ए वाई बार भी यहां पे निकाल सकते हो, राइट। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक ही साथ एक अलग से टी बना के उसका पूरे का एरिया फिर उस पूरे का वाई बार निकालना, ये भी एक अप्रोच है। या अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग दो पोर्शन में स्प्लिट करके भी कर सकते हो। ए वाई बार क्या हो जाएगा, A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार, ऐसे भी कर सकते हैं। सो मेरा यहाँ पे आपको समझाने का ये मतलब है कि हम वेब के किसी भी पॉइंट पे शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। एंड वेरिएशन ग्राफ तो ऑलरेडी आपको पता है डियर स्टूडेंट। अगर मुझे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे निकालना है तो उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है ये P की वैल्यू थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी और आप आसानी से शियर स्ट्रेस निकाल सकते हो, और जो शियर स्ट्रेस आएगा वो मैक्स होगा। सो डियर स्टूडेंट ये जो T वाला लॉजिक है शियर स्ट्रेस का, वही I पे भी अप्लाई होगा। बिकॉज I होता क्या है, I अगर आप देखोगे तो इसी का तो एक्सटेंशन होता है। अगर आप देखोगे तो जो हमारा इसके ऊपर हमने T अंडरस्टैंड किया उसी का तो इन्वर्टेड फॉर्म है। तो जैसा ग्राफ इस T का बना है उसी का ठीक मिरर इमेज बन जाएगा इसका ठीक नीचे वाला। एंड ये जो वैल्यू इस अगर ये सिमेट्रिक आई है तो इसके सेंटर तक जो वैल्यू आएगी उसी का मिरर इमेज नीचे होगा। सो डियर स्टूडेंट अगर मैं टीआई सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाना चाहूं तो बहुत आसानी से आप ऐसे समझ सकते हो। टी सेक्शन को आपने समझ लिया, और ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट ये आपको इसलिए समझाया जिससे कि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो, क्योंकि एसएससी जेई सिविल में पेपर 2 में ये टी सेक्शन का आया हुआ क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। सो अब मैं आई सेक्शन के लिए अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आपको समझाऊं डियर स्टूडेंट तो वो कैसा होगा, लेट्स सी। डियर स्टूडेंट ये एक आई बीम है आपका, राइट। ये एक आई बीम है। अगर मैं इक्वल टॉप फ्लेंज और बॉटम फ्लेंज की विड्थ सेम मानो और वेब बेसिकली सेम मानो और ये सिमेट्रिक आई है तो इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो देखो इसका सीजी तो इस सेंटर में लाई करेगा, तो यहां से ऊपर ये टी है। अभी हमने देखा था ये यहां पे ये कैसे आएगा, पैराबोलिक आएगा, देन सडनली इंक्रीज करेगा। अब यहां से डियर स्टूडेंट इस सीजी पे ये मैक्स आएगा, पैराबोलिक ये मैक्स आएगा, और इसी का मिरर इमेज आपको बनाना है। तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे देखूं तो ऐसे होगा, फिर यहां पे सडनली डाउन होगा। अगर आप देखो तो सडनली डाउन होके ये इसके ठीक नीचे आएगा अगर ये सिमेट्रिक है, और फिर ये इसका आई हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट योर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आई का।
सो आई का shear stress distribution बेसिकली T का ही मिरर इमेज हो जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हो, राइट? सो दिस इज व्हाट द क्रक्स कॉन्सेप्ट इज फॉर shear stress distribution and its value finding for a beam, right? So dear student, अब मैं कुछ स्टैंडर्ड सेक्शंस को ड्रॉ कर रहा हूं और उसका जो स्टैंडर्ड shear stress distribution बेसिकली ग्राफ होगा वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं, जिससे कि ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंटरव्यूज वगैरह में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी ये कई बार पूछा जाता है। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड सेक्शंस लाइक आपने सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, टी सेक्शन और आई सेक्शन, इतने बीम का तो ऑलरेडी आपने देख लिया। इसके अलावा और जो बीम है इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं, जिससे कि आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सको, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, अगर आप ये सारे डायग्राम और इसके जो रेस्पेक्टिव shear stress distribution ग्राफ है, इसको अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो इससे कई बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इंटरव्यूज में भी इसमें काफी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे समराइज किया हमने अलग अलग जो स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन है बीम का, उसके लिए shear stress distribution ग्राफ कैसा होगा इसको हमने यहाँ पे समराइज किया है। रेक्टेंगुलर बीम के लिए पैराबोलिक होगा, ऑलरेडी आपको पता है, मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे होगा, बल्कि हर जगह मैक्सिमम shear stress न्यूट्रल एक्सिस पे डेवलप होता है। यहाँ पे भी सर्कुलर में भी लगभग सेम होगा, रेक्टेंगल जैसा ही। अगर यहाँ पे हॉलो सर्कुलर देखोगे डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे अगर डियर स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक मटेरियल नहीं है डियर स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली एक रेक्टेंगुलर वेरिएशन और पैराबोलिक वेरिएशन होगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेरिएशन होगा जहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमम shear stress होगा, फिर यहाँ पे सेम ये यहाँ तक आएगी और फिर इसका मिरर इमेज होगा। तो ये थोड़ा सा अलग है, सर्कुलर के लिए आपको अंडरस्टैंड करना है। टी के लिए मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस टाइप का होगा। सिमिलरली एल सेक्शन के लिए भी डियर टी जैसा ही होगा। अगर आप देखोगे फिर से यहाँ तक रेक्टेंगुलर वेरिएशन पैराबोलिक, फिर सडनली विड्थ कम हुई तो इंक्रीज हो जाएगा shear stress, फिर न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होते हुए एक्सट्रीम फाइबर पे 0। सिमिलरली आई सेक्शन के लिए ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये बेसिकली अगर आप देखोगे इस टाइप के क्रॉस सेक्शन के लिए जहां पे ये थोड़ा सा आप यहां से यहां तक पैराबोलिक वेरिएशन होगा, बट यहां पे क्या है, विड्थ कम हो रहा है। अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक बेसिकली यहां से यहां तक बेसिकली आपका ये होगा, बट यहां पे सडनली बढ़ रहा है, तो बढ़ने की वजह से shear stress कम होगा। तो ये कम हुआ, फिर यहां से यहां तक के लिए कांस्टेंट रहेगा डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको समझना है। और फिर ये इंक्रीज होगा, यहाँ पे फिर से इंक्रीज होगा और ये फिर यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। तो ये एक वेरिएशन है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। चैनल के लिए भी लगभग आप देखोगे तो आई सेक्शन जैसा ही होगा, चैनल के लिए भी लगभग आई सेक्शन जैसा ही होगा। तो ये बेसिकली एक समरी है डियर स्टूडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप एक बार हाईलाइट करके अंडरस्टैंड कर लो तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा डियर स्टूडेंट। सो इसको हाईलाइट करके आपको बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करना है कि shear stress का कैसा वेरिएशन होगा, राइट? सो आई होप कि ये जो shear stress डिस्ट्रीब्यूशन है और shear stress कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली और उसका वेरिएशन क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? सो नाउ इस वीडियो का जो लास्ट सेक्शन है डियर स्टूडेंट, जहां पे हम एसएससी जेई के आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। ये एसएससी जेई सिविल में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम करके फिर इस वीडियो को क्लोज करेंगे और ये टॉपिक shear stresses in beam जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका क्लोज हो जाएगा, राइट? सो डियर स्टूडेंट,